हेलो नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आईटीआर फाइल करने की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नए नए डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड नहीं है। तो ऐसे में आज हम अपने एक्सपर्ट के जरिए आईटीआर से जुड़ी आपको डिटेल्स बताएंगे, किस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करना है, किस तरह के इनकम सोर्सेज को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है और क्या है पूरा प्रोसेस, वो भी जानेंगे। आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद। बलवंत जी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो बेसिक सवाल भी हम कह सकते हैं, वो हमारा ये होगा कि टैक्स किसे फाइल करना चाहिए। देखिए, ऐसा है तन्वी जी कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ रूल्स है। मतलब अगर कुछ कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, भले आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है या नहीं है, या आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी जितनी भी प्रकार की अलग अलग इनकम होती है, उसका अगर टैक्सेबल इनकम का अगर टोटल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब उसमें से एटीसी का डिडक्शन वगैरह नहीं निकालना है आपको। अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो जनरल 2.5 लाख है और 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख है और 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख है, तो उन लोगों को फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप रेसिडेंट इंडिया के हैं और अगर फॉरेन में कोई एसेट है या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट में या किसी कहीं पे भी सिग्नेचर है या फॉरेन की आपकी इनकम है, तो भी आपको भले ही कोई कुछ भी इनकम नहीं है तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पे 1 लाख रुपया खर्च किया है या फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपया खर्च किया पिछले साल में, वो जरूरी नहीं कि आप खुद ही फॉरेन ट्रैवल किया और किसी ने भी किसी के लिए भी टिकट खरीदा हो तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने करंट अकाउंट में कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा एक करंट अकाउंट या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा किया है, यह तो पुरानी कंडीशंस है। और ये 1 अप्रैल में और नई कंडीशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है कि अगर आपने आपके सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है, और ये कैश डिपॉजिट नहीं, कोई भी प्रकार के डिपॉजिट हो, या अगर आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा और बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आप प्रोफेशनल है और 10 लाख से ज्यादा अब आपकी रिसीट है, ग्रॉस रिसीट, तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी टैक्सेबल इनकम कुछ भी हो, पर अगर पिछले साल में आपका 25,000 रुपए से ज्यादा टीडीएस कट गया है और अगर 60 साल से ऊपर की उम्र है तो उनके लिए ये 50,000 की लिमिट है। अगर इससे ज्यादा अगर आपका टीडीएस कट गया है तो भले आपका लॉस है, मतलब आपका टैक्स कटने के बावजूद भी टैक्सेबल अगर इनकम कंप्यूट करते हैं लॉस है, तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशंस हैं, उसमें से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न मैंडेटरीली। बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है या आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी, अभी बलवंत जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर आपकी सैलरी उस ब्रैकेट में नहीं भी आती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसके पीछे क्या कुछ वजह है और क्या कारण है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ऐसा है कि भले आपका टैक्सेबल इनकम नहीं आता है, आपका जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, परंतु जब कभी भी आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग आपकी पुराने इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह मांगते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आपको खुद को भी पता रहता है कि आपके पास में कितनी असेट है, और कल को इनकम टैक्स वाले पूछें कभी भी कि आपने ये आपका असेट बिल्टअप कैसे हुआ, तो अगर आपके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो आप आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ओवर द ईयर्स हमारी इतनी इनकम है, उसमें से इतनी सेविंग हुई है और इससे हमारी ये असेट्स बिल्डअप हुई है। जी, यहाँ सवाल ये बनता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के जो इनकम है, इनकम सोर्सेज हैं, अगर उसके ज़रिए हमें पैसा आ रहा है तो हमें उसे आईटीआर फाइल करने के समय में उसे लिस्ट करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इनकम टैक्स में 5 इनकम टैक्स के हेड है। एक तो सैलरी वाला हेड है, जो जो लोग सैलरीड है, जो एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं,
दूसरा हेड है आपका, अगर आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम से कुछ मकान वगैरह है और उससे इनकम वगैरह होती है, अगर इनकम नहीं होती है और अगर आप उसमें रहते हैं तो भी आपका उसमें नील इनकम बता के आपको बताना पड़ता है। तीसरा जो है वो आपका बिजनेस इनकम का है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं और उसकी इनकम होती है तो भी आपको बतानी पड़ती है। तीसरा जो हेड है वो कैपिटल गेन है, मतलब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं, जैसे शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, और वो जब बेचते हैं और उस पर अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो आपको वो जो कैपिटल गेन हेड में जाता है। और इसके अलावा एक पांचवा हेड है तन्वी जी, वो रेसिडुअल हेड है, मतलब अगर कोई इनकम टैक्सेबल है और अगर उस 4 हेड में नहीं आती है तो वो आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बतानी पड़ेगी। जैसे इसमें आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो चूंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी में नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप टेनेंट है और आपने कोई लेट आउट किया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे मतलब जो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसमें आएगी। अगर इसके अलावा जैसे आप कोई फर्नीचर वगैरह लेट आउट करते हैं, मशीनरी वगैरह लेट आउट करते हैं, तो भी वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। इसके अलावा जो सैलरीड लोग हैं वो मून लाइटिंग करते हैं, मतलब पार्ट टाइम कुछ काम वगैरह करते हैं, तो वो इनकम भी अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। जी बलवंत जी, अभी हमें पता है कि इस महीने के अंत तक आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख अभी फिलहाल सरकार ने तय की हुई है। ऐसे में बहुत लोग लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी में अपने आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। बहुत बार अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं और कई बार लोग जानबूझ के अपने इनकम सोर्सेज को छुपा लेते हैं। ऐसे में क्या कुछ नुकसान हो सकता है अगर वो इस तरीके से करते हैं तो? देखिए, ऐसा है कि अगर आप जानबूझ के अपने इनकम नहीं बताते हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में मालूम पड़ जाती है, तो आपकी जो जो इनकम छुपाई गई है या जैसे गलती से कुछ आपने कम दिखा दिया है, मतलब आउट ऑफ इग्नोरेंस, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऊपर अगर आपका गलती से हुआ है तो 50% का पेनल्टी है, नहीं तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है उसका 200%, मतलब जितना टैक्स लाइबिलिटी है उसके अलावा 2 गुना आपको पेनल्टी लग सकता है। इसके लिए जो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, आप ईमानदारी से अपनी सब इनकम बताइए और अपना जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है उसे वेरीफाई भी कर दीजिए। पर कोई इनकम अगर एआईएस में नहीं दिख रही है और अगर आपके बैंक में है या आप जानते हैं कि वो आपकी इनकम है, तो वो भी आपको बतानी है। मतलब आप ये समझे कि मेरा एआईएस में कोई इनकम नहीं आता है तो वो मेरी बताने की जवाबदारी नहीं है, वो गलत बात है। तो जहां हम आज बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के जरिए आईटीआर फाइल करने से संबंधित उनसे सवालों के जवाब जान रहे हैं, हम आपको बता दें कि हमने ई फाइलिंग से जुड़ी भी एक वीडियो बनाई है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर जरूर देखें कि किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। उसमें इजी स्टेप्स के जरिए हमने आपको बताया है कि अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं या खुद से फाइल कर रहे हैं तो आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स, और बड़ी ही आसानी से आप ई आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। वहीं बलवंत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने शुरुआत में भी हमने जिक्र किया, आईटीआर फाइल करने के काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम फाइल समय पे कर देते हैं या रेगुलर फाइल करते हैं तो हमें लोन मिलने में भी सहायता मिलती है। ऐसे में हम आपसे बेसिक जो भी उसके फ़ायदे होते हैं, किस किस जगह पे उसका हमें प्रभाव दिख सकता है, बेनिफिट दिख सकता है, वो थोड़ा पॉइंट वाइज समझना चाहेंगे। मैंने जैसे बताया ना आपको कि अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो अब जो लैंडर है उनको पहले देखना पड़ता है कि आपकी लोन की सर्विस करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, और वो जज करने का रास्ता एक ही है कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न। तो जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भरा हुआ होगा तो भले आपको लोन चाहिए या आपको एज ए जॉइंट को बोरोर किसी के साथ फैमिली मेंबर के साथ में ऐड होना है तो आपका आईटीआर का फाइल किया हुआ होगा तो आपको सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा, जैसे मैंने ये रिपीटेशन ही हो रहा है, दूसरा मैंने जैसे बताया कि आपको वीजा वगैरह का एप्लीकेशन करना है तो वो जो एम्बेसी है वो इंसिस्ट करती है कि आप टैक्स पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। और तीसरा जो आपकी ओवर द पीरियड असेट्स बिल्डअप होती है,
जैसे आपके शेयर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हुआ, या सपोज आपने घर खरीदा है, तो आपको कभी भी एक्सप्लेन करना पड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आप बता सकते हैं हमारी ओवर द ईयर इतने सालों में इतनी इनकम है, और उसकी सेविंग में से ये हमारे इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाई होते हैं। जी जी बलवंत जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, टैक्स की डेडलाइन अगर खत्म हो जाती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो उसके बाद क्या कुछ पेनल्टी लगती है, और कितना इम्पोर्टेंट है कि हम समय से पहले आईटीआर को फाइल कर दें? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए दो डेट है, एक तो ड्यू डेट है और एक लास्ट डेट है। तो ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है, मतलब 31 जुलाई के पहले पहले आप भर दीजिए, वो उसको ड्यू डेट माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि आपकी ड्यू डेट चली गई और आप बस चूक गए, वैसा नहीं है। आप ड्यू डेट के बाद में भी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न लास्ट डेट के पहले भर सकते हैं। तो अभी करंटली जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, परंतु अगर आप ड्यू डेट के बाद में रिटर्न भरेंगे तो आपको 5,000 रुपए तक का लेट फीस भरना पड़ेगा। परंतु अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो ये जो लेट फीस है वो 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। मतलब 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपया लेट फाइलिंग फीस है, और अगर ज्यादा 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए का लेट फाइलिंग फीस भरना पड़ेगा। और 31 दिसंबर के बाद में आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर सकते। और फिर अगर इनकम टैक्स वाले अगर पकड़ते हैं तो आपको मैंने जैसे बताया कि वो टैक्स और इंटरेस्ट और इसके अलावा 200% की टैक्स के बराबर पेनल्टी भी लग सकती है। जी जी, जहां हम बात कर रहे हैं आईटीआर रिटर्न फाइल करने की, आईटीआर फाइल करने की, वहीं हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे टैक्स बचाने के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, किन किन तरह की स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट के जरिए हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि टैक्स बचाने के लिए एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एटीसी है। एटीसी में बहुत सारी आइटम आती है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, आपका प्रोविडेंट फंड है, बच्चों की स्कूल फीस है, आपका ईएलएसएस है, एनएससी है। इसके अलावा आपका एनपीएस भी है। एनपीएस भी अगर आप अपना कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो आपके 1.5 लाख की लिमिट है, मतलब एटीसी और एटीसीसीडी जो वन है उसमें दोनों मिला के आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिशनली 50,000 रुपए का भी एनपीएस में एक्सक्लूसिव डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीसी के अलावा एक आपका अपने खुद की फैमिली के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो भी आपका, अगर नॉन सीनियर सिटीजन लोग हैं तो 25,000 रुपया है, और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपया। पर अगर आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25,000 प्लस 50,000 रुपए का आप डिडक्शन ईटीडी में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बैंक इंटरेस्ट वगैरह, सेविंग बैंक इंटरेस्ट आता है, नॉन सीनियर सिटीजन में तो 10,000 रुपए तक का डिडक्शन है। अगर आपके सीनियर सिटीजन है तो कोई भी प्रकार का बैंक इंटरेस्ट है 50,000 रुपए तक डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आप अगर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप होम लोन लीजिए। होम लोन लेने से आपको जो रीपेमेंट करते हैं उसका 1.5 लाख रुपए तक एटीसी में डिडक्शन मिलता है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका 24B में आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं या प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी हुई है। तो ये ब्रॉड डिडक्शंस जो है वो जनरल पब्लिक को है, और जनरली सैलरीड को है जो अवेलेबल है। जी, एक और अंत में सवाल ये होगा कि अगर किसी ने इसी साल अपनी जॉब बदली है, वैसे में उन्हें क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है और किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपका टीडीएस काटता है। टीडीएस काटते समय आपकी टैक्सेबल सैलरी देखता है, उसमें से आपको जो एटीसी का डिडक्शन है वो दे देता है। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन का जो कंसीडर 2.5 लाख है वो कंसीडर करता है, और उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स काटता है। अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज किया है तो अगर आप अपने सैलरी की डिटेल दूसरे एम्प्लॉयर को नहीं दोगे तो दूसरा एम्प्लॉयर भी आपको एटीसी का डिडक्शन देगा, 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन का डिडक्शन देगा, जबकि ये डिडक्शन कुल मिला के साल में आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। मतलब अगर आप 2 एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है तो ये 1.5 प्लस 1.5 3 लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा, और बेसिक एग्जम्पशन भी 2.5 प्लस 2.5 नहीं मिलेगी। तो आपको जो दूसरा एम्प्लॉयर है, आपका जो करंट एम्प्लॉयर है,
उसको अपने पुराने वाले एम्प्लॉयर से कितना सैलरी मिला है वो डिटेल दे दीजिए, और इसके अलावा उन्होंने कितना टीडीएस वगैरह काटा है वो भी डिटेल दे दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आप जब अपना खुद का आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे और अगर डिटेल दिया हुआ है तो आपको टैक्स भरने का नहीं आएगा। नहीं तो चूंकि 2 बार अगर आप एटीसी का और बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट दिया है, तो जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने पड़े बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे कितना सारा टैक्स भरने का आ गया। तो वो आपकी गलती से है। तो जो जो इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अपना जॉब चेंज किया है उनको अपने पुराने एम्प्लॉयर्स का जो सैलरी और टीडीएस का डिटेल्स है वो दे देना चाहिए, जिससे जो अप्रोप्रिएट टैक्स है आपकी पूरी कुल मिला के जो टैक्सेबल सैलरी होती है उस पर कट जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आपने हमारे व्यूअर्स को इस बार की आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दी। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से वो अपने टैक्स को बचा सकते हैं। हम आपसे यहाँ पर लास्ट में जानना चाहेंगे क्या, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि फिलहाल अभी डेट जो आया हुआ है 31 जुलाई है, तो समय कम है लोगों के पास, ऐसे में क्या कुछ मेन आप चीज़ें बताना चाहेंगे जो उन्हें इस लास्ट मोमेंट में ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वो सही तरीके से फाइलिंग कर सके? देखिए ऐसा है तन्वी जी कि आपकी ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। अगर आप वो चूक जाओगे तो आपको फिर 5,000 का लेट फीस भरना पड़ेगा। तो अगर आपकी कुछ डिटेल तैयार नहीं हुई है तो भी आप एक बार को अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और तुरंत ही जो जो डिटेल तैयार नहीं हुई है वो तैयार करके अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। परंतु आप उसमें सुस्ते नहीं रख सकते, क्योंकि आज की तारीख में आपके जो इनकम टैक्स के रिटर्न है वो बहुत जल्दी 2-3 दिन में भी प्रोसेस होने लग गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि 31 जुलाई तक मेरा कंप्लीट आईटीआर तैयार नहीं हो पाएगा तो जितनी तैयारी हो गई है उतना सबमिट कर दीजिए, और बाकी का आप उसमें अपना क्या बोलते हैं रिवाइज कर दीजिएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक जानकारी हमारे व्यूअर्स को और मिली है कि अगर आपने सोचा है कि 31 जुलाई तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप आईटीआर फाइल करने में अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं जुटा पाए हैं, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो आप फाइल कर सकते हैं इस वक्त, और उसे आप लेटर टाइम में आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप 31 जुलाई तक अपने आईटीआर को फाइल कर दें और अपने पूरे जितने भी इनकम सोर्स है उसके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी दें, ताकि आप किसी तरह की परेशानी में आगे जाकर ना पड़े। आपने इतना वक्त दिया बलवंत जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर भेज सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम अपने टैक्स एक्सपर्ट के साथ जुड़े तो आपके सवालों के जवाब उनसे पूछ सके और जान सके। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।